अभी नमस्कार। भारत सरकार ने अभी हाल ही के अंदर एक नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन जो है लॉन्च की है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसके अंदर ये जो पूरी जानकारी दी गई और उसको लॉन्च किया गया नीति आयोग के द्वारा जो है वो उसको पूरा एक्सप्लेन किया गया कि भाई ये क्या है। नीति आयोग के जो सीईओ हैं अमिताभ कांत, वो भी वहां पर प्रेजेंट थे और इनके माध्यम से एक नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन की बात जो है वो की गई। तो आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन क्या है, मोनेटाइजेशन क्या होता है और क्या सरकार इससे करने जा रही है, क्या ये सही है या ये गलत है, और अगर सही है तो उसमें क्या क्या लाभ हैं और अगर गलत है तो उसमें क्या क्या चुनौतियां हैं। इनके ऊपर चर्चा जो है वो करेंगे। तो सबसे पहले तो ये समझे कि भाई मोनेटाइजेशन होता क्या है। नेशनल मोनेटाइजेशन की बात कर रहे हैं तो मोनेटाइजेशन क्या, तो सामान्यतः मोनेटाइजेशन क्या मतलब था। एक तो अपन ने डीमोनेटाइजेशन सुना था, पर ये मोनेटाइजेशन जो है डीमोनेटाइजेशन थोड़ा अलग है, उससे इसका कोई लेना देना जो है वो नहीं है। मोनेटाइजेशन का मतलब हम वैसे सामान्यतया हम देखें तो हम अपने आपस का जो हमारा जो जीवन है, सामान्य जीवन है, उसके अंदर कई बार हम मोनेटाइजेशन करते रहते हैं, खुद भी करते रहते हैं। जैसे आप अगर कहीं पर पीजी में रह रहे हो, अगर आप पीजी में रह रहे हो या कहीं पर किराए पर आप मकान लेकर रह रहे हो, तो आपने जब किराए पर मकान लेकर रहे तो वो जो मकान मालिक है, उस मकान मालिक ने अपने मकान को मोनेटाइज कर दिया। भाई उसका मकान या उसके पास में कमरा पड़ा ही था और वो कमरा उसके काम ही नहीं आ रहा था, खाली पड़ा था, उसके अंदर कचरा ही पड़ा था, उसका जो है वो वेस्ट वगैरह जो है पड़े रहता है और फालतू की चीजें जो है पड़ी रहती है। उसने देखा कि यार क्यों ना इसको ये फालतू का वेस्ट हटा दें और इस कमरे को किराए पे चढ़ा दें, तो अपन को जो है वो एक निश्चित इनकम होती रहेगी। यानी अब उसको कमाकर कौन दे रहा है, उस व्यक्ति को, उस कमाकर उसको वो कमरा कमा कर दे रहा है या उसका जो मकान है वो कमा कर दे रहा है। यानी उसने उस मकान को मोनेटाइज कर लिया। अब वो मुद्रा उससे जो है जनरेट हो रही है, उसका मोनेटाइजेशन हो गया। इसको कहा जाता है मोनेटाइजेशन। अब सरकार कैसे मोनेटाइज करेगी, सरकार क्या करेगी, तो सरकार के पास में भी ऐसी बहुत सारी संपत्तियां हैं, बहुत सारी ऐसे एसेट्स हैं सरकार के जो कि यूं ही पड़े हैं और वो समय के साथ में वेस्ट होते जा रहे हैं। समय के साथ में अगर उसको प्रॉपर उसके केयर नहीं की गई तो वो खराब हो जाएंगे और सरकार के पास में ऐसी क्षमता है नहीं कि उसकी जो प्रॉपर केयर की जा सके। और इस वजह से सरकार जो है वो ऐसी चीजों को मोनेटाइज करना चाहती है, यानी ऐसी चीजों को किराए पर देने की कोशिश जो है वो सरकार कर रही है। ठीक है, तो ये किराए पर देने की बात जो है वो मेनली यहाँ पर है कि सरकारी जो परिसंपत्तियां, सरकारी परिसंपत्तियों को किराए पर दिया जाए। और वो किराए पर देकर क्या करना चाहते हैं ये लोग, तो इसके माध्यम से सरकार जो है उसने कहा कि हम 6 लाख करोड़ रुपए जुटाएंगे। कितने लाख करोड़? 6 लाख करोड़। कब? अगले 4 वर्ष में, नेक्स्ट जो 4 ईयर्स है, इस इंक्लूडिंग दिस फाइनेंशियल ईयर, इस वित्तीय वर्ष को मिलाकर अगले 4 वर्ष के अंदर जो है वो 6 लाख करोड़ रुपए, यानी वित्तीय वर्ष फाइनेंशियल ईयर 2024-25 का जो वित्तीय वर्ष है, तब तक सरकार जो है वो 4 वर्ष के अंदर 6 लाख करोड़ रुपए ऐसी चीजें करके जुटाएगी। बहुत बड़ा रकम होती है 6 लाख करोड़ रुपए। और इसके माध्यम से सरकार जो है वो उसका वित्त और सरकार के अंदर जो भी फायदा वगैरह है सरकार को इससे बहुत ज्यादा होने वाला है। इसके अंदर सरकार ने बहुत सारे सेक्टर्स रखे हैं कि सरकार कैसे चीजों को जो है वो देगी, सरकार के पास ऐसे क्या पड़ी। तो जैसे अपन मान लो एग्जांपल लें कि सरकार के पास में आपने कई जगह रेलवे के स्टेडियम देखे होंगे। ये सरकार के पास नॉर्मल भी कोई स्टेडियम जो है वो बना हुआ, सरकार ने बनाया था, कभी स्टेडियम बना लिया। अब वो स्टेडियम जो है कब यूज आता है, जैसे मान लो एसएमएस स्टेडियम है, एसएमएस स्टेडियम जो है वो कब यूज के अंदर आता है, या तो वहां पर रेगुलरली कोई मैच वैच जो है वो होते रहे। अब ये आरसीए के और इनके आईपीएल के या फिर जो नॉर्मल मैच है वो तो वहां पर कम ही होते हैं। सामान्यतया कई बार जो है वो स्टेडियम खाली पड़ा रहता है, उसमें कोई मैच ही नहीं हो रहा है। तो क्या करें, तो सरकार किसी के साथ में कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है। कोई एकेडमी है, किसी ने एकेडमी खोल रखी है और वो ये चाहता है कि भाई उसकी एकेडमी में वो रेगुलर प्रैक्टिस तो करवाता है, परंतु उसके जो छात्र हैं या फिर उसके वहां पर जो लोग हैं वो बड़ी अगर प्रैक्टिस करना चाहें तो उनको एक बड़ा एक स्टेडियम चाहिए। और वो स्टेडियम जो है वो अगर वो कॉन्ट्रैक्ट कर ले उनके साथ में, तो वो स्टेडियम तक वहां पे लोग पहुंच जाएं, उसके जो लोग हैं वो वहां चले जाएं और वहां पर खेल लें। कोई स्कूल है, वो स्कूल अगर उसको ऐसे यूज करना चाहती है तो स्कूल भी उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर ले कि भाई दिन के अंदर 4 घंटे जो है वो आपके स्कूल के जो छात्र आएंगे उनको दिए जाएगी और वो लोग वहां पर प्रैक्टिस कर सकें। तो उनकी भी स्पोर्ट्स वगैरह जो है उसके अंदर रुचि बढ़ेगी और स्पोर्ट्स में रुचि बढ़ेगी तो इससे वो देश को अब काफी फायदा होता ही है। ओलंपिक वगैरह के अंदर अभी अपन ने देखा ही है। तो इस तरीके से भी आप अपनी एसेट्स, आपके पास में चीजें पड़ी थी और उस चीजें जो पड़ी हुई है उसको जो है बहुत अच्छे से यूज कर सकते हो।
ऐसे ही सरकार के पास में और भी बहुत सारी चीजें जो है वो होती है। जैसे सरकार ने मान लो कोई हाईवे बनाया या कोई सड़क बनाई। अब सरकार ने जब सड़क बनाई, किसी कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट दिया कि भाई यहां से यहां तक की सड़क बना देना, उसने बना दी। अब सरकार के पास ना तो इतना पैसा है कि सरकार उसको मेंटेन कर सके। सरकार ने कहा भाई बहुत सारे लोग जो पीछे पड़े तब तो जाके सड़क बनाई अपन ने। अब कोई उसको उसमें खड्डे हो गए तो भाई हो गए, अब हमसे तो जो है वापस सड़क सही नहीं होगी। तो अब वापस सड़क सही नहीं होगी तो वो सड़क जो है वो खराब होती जाती है, और लोग पहले तो फिर भी ठीक ठाक तरीके से उससे निकल जाते थे। अब वो सड़क क्यों खड्डे वाली है तो उससे निकलना और ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो ऐसी परिस्थिति में सरकार क्या करे? सरकार ये कर सकती है कि सड़क बनी हुई है, किसी प्राइवेट पार्टी को जो है वो कह दे कि आप ऐसा करो, हमको कुछ पैसे दे देना और आप इस सड़क को मेंटेन कर लो, इस सड़क को जो अच्छे से कर दो, और इस सड़क पर जो है आप टोल ले सकते हो। और लोग जो है वो टोल देने को तैयार हो जाएंगे, क्योंकि लोगों को लगेगा कि यार मेरा आना जाना जो है उसका टाइम बच जाता है। मैं अगर मेरी गाड़ी जो है वो अगर किसी खड्डे वाली चीजों से जाती है तो उसकी मेंटेनेंस ही खराब हो जाती है, उसके ऊपर वैसे ही सर्विसिंग पे उस पर बहुत ज्यादा खर्चा चला जाता है। इससे अच्छा क्यों ना मैं टोल दे दूं कुछ, और मेरा आना जाना वो तो स्मूथ हो, मेरी गाड़ी को तो नुकसान ना हो। तो वो व्यक्ति टोल भी देने के लिए तैयार हो जाएगा और उसकी सड़क भी मेंटेन हो जाएगी और सरकार को इससे जो है वो इनकम हो जाएगी। तो इस तरीके से सरकार अपनी जो परिसंपत्तियां है, सरकार के पास में जो चीजें हैं, उसको वो क्या कर सकती है, वो इसको मोनेटाइज कर सकती है। तो मोनेटाइजेशन का मतलब बेसिकली तो वैसे क्या हुआ, किराए पर देना हुआ। वैसे कुछ परिस्थितियों में बेचा भी जा सकता है, हालांकि यहां पर सरकार ने कहा है कि हम बेच नहीं रहे मोनेटाइज करने के लिए, हम सिर्फ जो है उसको किराए पर देंगे या लीज पर देने का काम जो है वो करेंगे। अब ये लीज पर किसको देंगे? सरकार किसको देगी ये चीज? प्राइवेट पार्टी को। और प्राइवेट पार्टी को कहेगी कि आप क्या करो, इसको मेंटेन करो। और यहां से वो जो भी चीज आपको दी गई, आपको सड़क दी गई है या आपको कोई स्टेडियम दिया गया है या फिर आपको जो है वो कोई और चीज, जैसे मान लो सरकार की कोई होटल है और सरकार ने वो होटल जो है वो किसी प्राइवेट पार्टी को दे दी, तो वो प्राइवेट पार्टी उस होटल को जो अच्छे से चलाएगी। वहां से जो लोग वहां रुकेंगे, जो लोग खाना खाएंगे, जो लोग वहां पर जो है वो अन्य सुविधाएं वहां की लेंगे, उनसे वो लोग पैसे लेंगे। तो इनको क्या होगी? इनको रेवेन्यू मिलेगा इससे। और सरकार ये कह दे कि ये जो रेवेन्यू मिला हुआ है इसमें से आप हमको पहले एडवांस दे दो, कुछ तो पहले हम आपको ये प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहे हैं उसका कुछ एडवांस दे दो, फिर आप जितना पैसा कमाओगे, जो रेवेन्यू मतलब कमाओगे, उसमें से कुछ हिस्सा दे दो, उसमें से कुछ शेयर दे दो। और उसके अलावा भी इसका मेंटेनेंस वगैरह ये सब कौन करेगा? तो कह दो प्राइवेट पार्टी को, इसका मेंटेनेंस वगैरह भी आप ही करोगे। ऐसा करके कॉन्ट्रैक्ट कर लो, और कॉन्ट्रैक्ट करोगे तो वो चीज जो है वो मोनेटाइज हो जाएगी, सरकार को इससे आय जो है वो होने लग जाएगी। सरकार और प्राइवेट पार्टी जब इस तरीके के कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो इसको कहा जाता है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। क्या कहते हैं इसको? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जो है उसको कहा जाता है। अब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, पब्लिक का मतलब है सरकार, प्राइवेट का मतलब निजी व्यक्ति या निजी संस्थान, और प्राइवेट पार्टनरशिप का मतलब दोनों में साझेदारी। ठीक है। अब ये पीपीपी मॉडल के ऊपर कैसे कैसे काम होता है, तो उसमें कुछ एक मॉडल्स हैं जिसके आधार पर जो है काम करते हैं। जैसे एक मॉडल होता है जिसको कहते हैं ओएमटी। ओएमटी का मतलब होता है ऑपरेट, मेंटेन एंड ट्रांसफर। जैसे मान लो सरकार की कोई सड़क थी तो कहा उसको ऑपरेट करो, उसको जारी रखो, उसको मेंटेन करो, उसमें कहीं खड्डा वड्डा हो जाता है, कुछ भी अगर प्रॉब्लम होती है तो आप उसको जो है वो सही करवाना पड़ेगा। और एक निश्चित समय के बाद में कि भाई आपने वो सड़क दी उस किसी पार्टी को 20 साल के लिए, तो 20 साल बाद में जो है आपको क्या करनी पड़ेगी, वो वापस सरकार को ट्रांसफर करनी पड़ेगी। तो ओएमटी भी होता है। ऐसे ही हाईवे क्षेत्र के अंदर एक होता है टोल, टीओटी। तो टोल, पहले उस पर टोल ले सकते हो, टोल के माध्यम से फिर उसको ऑपरेट कर लो और ऑपरेट करके उसको ट्रांसफर किया जा सकता है। सरकार को जो है कुछ समय बाद में आप उसको ट्रांसफर भी कर सकते हो। ऐसे अलग अलग मॉडल्स जो हैं वो हुआ करते हैं। जैसे ओएमडी भी होता है, ऑपरेट मेंटेनेंस एंड डेवलपमेंट का मॉडल भी होता है। तो ऐसे अलग अलग मॉडल के माध्यम से इसको कहते हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, और ऐसे सरकार जो है वो मोनेटाइज चीजों को करती रहती है। ठीक है। तो यहां पर सरकार ने कहा कि हम ऐसे मोनेटाइज कर करके 6 लाख करोड़ रुपए जो है वो जुटाएंगे। हर साल का इन्होंने जो है वैसे तो हिसाब किताब दिया है कि हम इस साल में कितने जुटाएंगे, अगले साल कितने लाख करोड़ रुपए जो है वो जुटा लेंगे।
और ऐसा करके 2000 ये फाइनेंशियल ईयर 2025 है तब तक ऐसा कार्य जो है वो हो जाएगा। कौन कौन से इसमें बहुत सारे क्षेत्र बहुत सारे इसमें रखे गए, तो जैसे इसके अंदर रोड का अपन ने हाईवे का एग्जांपल लिया कि कैसे हाईवेज वगैरह जो है उनको ट्रांसफर किया जा सकता है। रेलवेज के भाई ट्रेन भी है, रेलवेज की जो है वो स्टेशंस भी हैं। अब ट्रेन को कैसे मोनेटाइज किया जा सकता है, ट्रेन तो सरकार की है, सरकार ही चलाएगी, उसको प्राइवेट सेक्टर को कैसे दोगे ट्रेन? तो पूरी ट्रेन ना देकर उसको ट्रेन के अंदर जो कैटरिंग का काम है वो किसी प्राइवेट पार्टी को दिया जा सकता है, ठीक है। और इसके अलावा ट्रेन के ऊपर जो है कई प्रकार के एडवर्टाइजमेंट होते हैं वो किसी प्राइवेट पार्टी को दिया जा सकता है। ट्रेन की मेंटेनेंस जो उसका साफ सफाई है वो किसी प्राइवेट पार्टी को दिया ही जाता है, वैसे तो ठेके पे दिया जाता है। अब उसको प्राइवेट पार्टी को दो कि आप ही उसको कंज्यूमर से चार्ज और कर लो। अब नॉर्मल वालों से मत करो, भले आप जो है स्लीपर के अंदर या जनरल के अंदर कोई व्यक्ति बैठा हो उससे कोई चार्ज मत करना, पर ये फर्स्ट क्लास के अंदर सेकंड क्लास में आते हैं, इनकी तो पेइंग कैपेसिटी अच्छी होती है, इनसे तो आप चार्ज कर लो और ये तो सुविधा के बदले जो है पैसे देने के लिए भी तैयार हो जाएंगे, इनको कोई दिक्कत नहीं। आप उनको जो अच्छी सुविधा प्रोवाइड कर लो, आप उनको इंटरनेट की सुविधाएं दे दो वहां पर, और वो लोग जो है वो ले लेंगे, उनके कई बिजनेस एक्टिविटीज होती है उसको वो पूरा करेंगे तो उनको फायदा होगा। आप उसको स्टेशन दे सकते हो प्राइवेट पार्टी को कि भाई कोई स्टेशन है, अब स्टेशन पर सामान्य व्यक्ति जाता है तो वो तो स्टेशन के ऊपर जो है कहीं पर सामान्य जो चेयर बेंच बनी हुई है उस पर इंतजार कर ले। कोई बड़ा आदमी है, बिजनेसमैन है बड़ा, उसके पास खूब पैसे हैं और वो तो कहता है नहीं मैं तो लग्जरी की जीवन जीऊंगा, तो उसको जीने दो, उसको तुम्हारे क्या ले रहा है, और उसको कहो कि भाई देखो आप तो लग्जरी का ही जीवो, आप तो सामान्य जीवन जीने के लिए बने ही नहीं हो, और इसके लिए करो, आपके लिए हम बनाते हैं एक बढ़िया सा बिजनेस लॉन्च, और बिजनेस लॉन्च है उस बिजनेस लॉन्च में आओ आराम से, और आराम से वहां बैठो, मसाज वसाज कराओ आराम से, और आपको जो जितना इंतजार जो है वो ऐसा फील नहीं होगा कि इंतजार जैसा कुछ है। तो और उसका पैसा पे करना पड़ेगा, और उसका पैसा जो है अब आपने कोई स्टेशन पर ही आपने बिजनेस लॉन्च भी बना दिया ताकि कोई वेटिंग करना चाहता है तो उस बिजनेस लॉन्च में जाके वेटिंग करे। आपने वहां पर जो है वो और कई प्रकार की कियोस्क जो है वो खोल सकते हो वहां पर। तो इस प्रकार से वो जो स्टेशन वगैरह जो होते हैं वो भी प्राइवेट सेक्टर को दिए जा सकते हैं, और वो वहां पर कुछ ऐसा बेहतर कर सकते हैं जो कि सामान्यतया सरकार जो है वो नहीं कर पाती है, क्योंकि सरकार के पास में ये सब चीजें करने का एक्सपर्टीज नहीं आती। अब सरकारी लोग अगर बिजनेस लॉन्च चला दें तो उनके अंदर ना तो वो एटिकेट्स होते हैं, ना उनको वो कि भाई यार ये आदमी यार इसको किस तरीके से अच्छा फील करवाया जाए, उतना जो है वो सरकारी आदमी लोड लेता ही नहीं। वो तो सरकारी आदमी के पास में वो बिजनेसमैन जाएगा, वो साहब ये मेरा लॉन्च है, इसमें यहाँ आना है, नहीं अभी मत आना, बाद में आना, अभी जो लंच चल रहा है। अरे लंच क्या चल रहा है यार, मेरे को अंदर बैठना है, मैंने इसका पैसा दिया है, दिया होगा बोले अभी नहीं, अभी टाइम नहीं है। तो उससे आप ढंग से बात ही नहीं कर रहे हो। एक प्राइवेट वाला व्यक्ति हो, उसके जो है वो एकदम बढ़िया अंग्रेजी के अंदर उससे बात कर रहा है और उसको थोड़ा और अच्छे चढ़ा रहा है उसको, साहब आप तो बिल्कुल बिजनेस लॉन्च के लिए बड़े, और तो हम तो आपको ऐसी ऐसी सेवाएं और दे देंगे, तो वो व्यक्ति और पैसे खर्च करने को तैयार हो जाएगा। तो ये एक एक्सपर्टीज की बात होती है, तो सरकार के पास वो एक्सपर्टीज नहीं होती, प्राइवेट सेक्टर के पास में होती है। तो रेलवेज जो है उसको दिया जा सकता है। पावर ट्रांसमिशन लाइन जो है वो सरकार ने पावर ट्रांसमिशन लाइन बिछा रखी है। आजकल प्राइवेट सेक्टर भी पावर जनरेशन के अंदर जो है वो है, जैसे अडानी वगैरह या फिर ये जो ग्रुप्स हैं ये लोग भी पावर जनरेट करते हैं। इवन बहुत सारे ऐसे दूसरे सेक्टर्स के अंदर भी पावर जनरेट होती है। अब सरकार की लाइन है ट्रांसमिशन लाइन, तो अब उससे आपकी सरकार की पावर जा रही है वो तो ठीक है, और उसके अलावा दूसरे भी कोई अगर चाहे तो उसको यूज कर ले, अगर वो सरकार में यूज में नहीं आ रही है तो, या उसकी कैपेसिटी जो है वो अगर है तो यूज जो है वो की जा सकती है। तो इस प्रकार से इनको भी आप ट्रांसमिशन लाइन वगैरह जो है उनको भी सरकार के पास में। नेशनल कोई गैस पाइपलाइन है, आपने उसकी पाइपलाइन तो जो बिछा रखी है, अब इस पाइपलाइन को सरकार ने बिछाया तो सरकार का तो खर्चा लग गया, परंतु यहाँ पर पाइपलाइन से क्या कर रहे हो, गैस, नेचुरल गैस जो उसको ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, उसका परिवहन कर रहे हो। अब नेचुरल गैस ट्रांसपोर्ट करने के लिए अगर है ही नहीं, सरकारी जो कंपनी है उसके पास में नहीं है नेचुरल गैस ट्रांसपोर्ट करने के लिए, तो पाइपलाइन तो खाली पड़ी है, पाइपलाइन तो बिछी हुई है। अब इसके लिए किसी प्राइवेट वाले को कह दो कि भाई यार हम तो जो है वो हमारे पास में नेचुरल गैस इतनी नहीं है कि हम इसको इतनी ट्रांसपोर्ट करें, आप भी अगर चाहो तो आपकी नेचुरल गैस है उसको भी ट्रांसपोर्ट कर देंगे, हमारी क्या दिक्कत है। पाइपलाइन है, उसको कोई भी यूज करे क्या फर्क पड़ता है, और पर आपकी करेंगे तो आपसे हम पैसे लेंगे, तो उसको मोनेटाइज हो जाएगी वो। इसी तरीके से पावर जनरेशन वगैरह के अंदर भी किया जा सकता है। इसी तरीके से ऑयल पाइपलाइन भी की जा सकती है। टेलीकॉम के जो टावर्स वगैरह हैं उनको भी यूज में लिया जा सकता है। माइनिंग की जो फील्ड्स हैं उनको यूज में लिया जा सकता है। एयरपोर्ट और पोर्ट्स जो हैं उनको भी, जैसे स्टेशन वगैरह को लिए तो उनको, स्टेडियम्स को भी जो है वो यूज में लिया जा सकता है। तो इस तरीके से सरकार ने बहुत सारे सेक्टर्स ऐसे देखे जिनका प्रयोग करते हुए सरकार जो है वो ऐसे रेवेन्यू स्ट्रीम्स को जनरेट
कर सकती है। तो ये ऐसा सब करके सरकार ऐसा कह रही है ये सब हम करेंगे और करके 6 लाख करोड़ रुपए जो है वो इससे हम जुटाएंगे। अब क्या ये सरकार के लिए इतना आसान है, या फिर अगर ऐसा करेंगे तो क्या लाभ होगा? तो देखो, लाभ इसमें सबसे पहला तो ये है कि इसमें सरकार की कोई भी परिसंपत्ति कम नहीं हो रही है, कि सरकार जो है किसी चीज को बेच नहीं रही है। इसमें उसमें निर्मला सीतारमन जी ने जब वो की प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो उसमें बार बार ये कहा कि हम जो है वो सेल नहीं कर रहे हैं, हम सेल नहीं कर रहे हैं, हम सेल नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि इसमें से कोई भी परिसंपत्ति जो उसको बेची नहीं जाएगी। तो एसेट्स जो है वो अभी भी सरकार के पास में ही है, तो सरकार की परिसंपत्तियां इसमें किसी प्रकार से कम नहीं होती है। तो सबसे पहली बात तो ये कि सरकारी परिसंपत्ति भी रह जाएगी और उस परिसंपत्ति से जो है वो पैसा भी आ जाएगा। कि आपका मकान है, आपने किराए पे दिया, मकान तो आपका ही है, पर आपने किराए पे दिया है, इस वजह से कोई दूसरा व्यक्ति भी उसको यूज कर रहा है और आपको पैसा आ जाएगा। दूसरा, पैसा आएगा तो सरकार के पास में रेवेन्यू जनरेट होगा, सरकार को जो है वो उससे आमदनी होगी, और सरकार को अगर आमदनी होगी तो फिर सरकार दूसरे जो भी चीजें हैं उनके ऊपर, हेल्थ के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, इनके ऊपर जो है पैसा खर्च कर सकती है। और सरकार ने इसमें मेजरली कहा है कि भाई इससे जो पैसा जनरेट होगा उसको हम इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च करेंगे। और सरकार का एक और, जैसे ये मोनेटाइजेशन पाइपलाइन है, वैसे ही नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन भी बना हुआ है। और इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के अंदर सरकार ने कहा कि भाई हम कौन कौन से इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो अगले, ये 2019 में शुरू किया था, तो अगले 6 वर्ष का इन्होंने जो है बताया था, 24-25 तक हम जो है कौन से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे। तो मोनेटाइजेशन पाइपलाइन और ये इंफ्रास्ट्रक्चर का पाइपलाइन, ये दोनों काम जो है वो साथ में चलते जाएंगे और एक को टर्मिनस है, एक साथ ही जो है वो ये खत्म होंगे। यानी यहां से मोनेटाइजेशन पाइपलाइन से जो भी पैसा आएगा, NMP और नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर NIP, तो यहां से जो भी पैसा आएगा उसको इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट में जो है उसको यूज में लिया जा सके। और इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट में प्रयोग में लोगे तो एसेट्स तो बढ़ेगी। ठीक है, तो इसमें एसेट्स तो कम भी नहीं हो रही है, आपके जो है परिसंपत्तियां बेची भी नहीं जा रही है, और क्योंकि आप नई परिसंपत्तियों को क्रिएट कर लोगे तो आपकी परिसंपत्तियां, आपकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बढ़ता जाएगा। और इंफ्रास्ट्रक्चर किसी भी देश में बढ़ता है तो वहां पर आर्थिक गतिविधियां होती है, आर्थिक गतिविधियां होगी तो इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, आर्थिक जो है वृद्धि होगी, और आर्थिक वृद्धि होती है तो उससे क्या जनरेट होता है? एम्प्लॉयमेंट। जहां जहां पर आर्थिक गतिविधि होगी, कैसी कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी हुई, तो जो रोजगार है उस रोजगार का सृजन वहां पर किया जा सकता है। ठीक है, और सरकार की जो एसेट्स हैं जो अब तक पड़ी थी उसका ये एक इफेक्टिव यूज जो है वो है। भाई BSNL वाले टावर जो है वो नहीं चल रहे हैं, तो BSNL के टावर पर, ये टावर तो खड़ा कर रखा है ना BSNL ने, अब BSNL के टावर के ऊपर कोई दूसरी कंपनी भी अपना एंटीना लगा दे तो क्या फर्क पड़ता है, और उस एंटीना का आपको पैसा दे देगी। तो आपके वाले टावर पर तो कोई इस वाले BSNL खुद के एंटीना को तो यूज हो नहीं रहा, तो किसी दूसरे का जिसका यूज हो रहा है उसका ले लो। तो इस तरीके से BSNL को इससे फायदा हो जाएगा। तो जो एसेट्स पड़ी थी उसका एक प्रभावी प्रयोग जो है इसमें हो जाएगा। ठीक है, और ग्रेटर प्राइवेट पार्टिसिपेशन, ये हमेशा ही रहता है कि लोग जो है उनका, लोगों का उतना ज्यादा जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर में, इनके अंदर उतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट होता नहीं। जैसे लोग इन्वेस्ट करते हैं तो इन्वेस्ट किस में करते हैं? स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। तो स्टॉक मार्केट के अंदर प्राइवेट कंपनियों के अंदर तो इन्वेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, आज आपने TCS का शेयर खरीद लिया, इन्फोसिस का शेयर खरीद लिया, तो उनके अंदर तो आपका इन्वेस्टमेंट है, पर सरकारी जो चीजें उनमें उतना इन्वेस्टमेंट नहीं होता। और इसके माध्यम से आप सरकारी चीजों में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। जैसे इसमें एक होता है इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, उस इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के माध्यम से सरकारी ये जो परिसंपत्तियां उनमें भी निवेश किया जा सकता है। और इन्होंने ये कहा कि ये सिर्फ पैसे हम अकेले नहीं कमाएंगे, राज्य सरकारों को भी कहा, अरे कि मूर्खो तुम भी ये सोचो, तुम्हारे को भी ऐसा करना चाहिए, तुम भी अपनी जो परिसंपत्तियां पड़ी है उनको ऐसे पड़े मत रहने दो। आप कभी कभी जैसे राजस्थान में निकलना, कभी RTDC के होटल देख लेना, किसी हाईवे के ऊपर जब निकलो तो RTDC के होटल देखना, वैसे होटल बहुत अच्छे होते हैं, मतलब उनकी लोकेशन, उनके पास जो जगह है वो देखोगे आपको लगेगा यार गजब है ना, इनके पास तो शानदार जगह है ये। पर एक बार वहां जाकर खाना खाने या फिर वहां पर किसी भी तरीके से बैठो वहां पे और उनकी सर्विस देखो, तो सर्विस देखते लगेगा हाँ इसके लक्षण है इसके ऐसे कि भाई ये अगर नहीं चल रहा है ना, यहाँ पर लोग नहीं रुके हुए तो इसके लक्षण है, क्योंकि यहाँ पर जो है उस तरीके की सर्विसेज नहीं दी जाए। इतनी अच्छी प्रॉपर्टी होने के बाद भी वो नहीं कर रहा। अगर यही प्रॉपर्टी किसी प्राइवेट व्यक्ति को दी होती तो वो पता नहीं इसमें से कितना पैसा कमा के दे देता। तो सरकार ने निजी क्षेत्र को भी कहा, या जो सरकारें, राज्य सरकारें हैं, केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को कहा कि आप भी ऐसा करो, और ऐसा करने पर हम आपको इंसेंटिव देंगे।
क्या क्या इंसेंटिव देंगे? तो उन्होंने कहा कि हम आपको जो है वो पैसे देंगे अगर आप अपनी कोई पीएसयू, सरकारी पीएसयू है राज्य सरकार की, उसका डिसइन्वेस्टमेंट करते हो, उसको बेचते हो और उसमें प्राइवेट को अगर उसमें भागीदारी लाते हो ऐसी, तो आपको जितना आप फंड रेज करते हो उसका 100% जितना आपने वहां से फंड रेज किया है उतना का उतना फंड केंद्र सरकार भी आपको दे देगी। पर दे देगी किस रूप में? इंटरेस्ट फ्री लोन के रूप में। 50 साल का इंटरेस्ट फ्री लोन है कि ये, जैसे मान लो आपने कोई कंपनी बेची, अब राज्य सरकार की बहुत सारी कंपनियां जो काम नहीं कर, मतलब घाटे में है। आप बजट उठा के देख लो, जैसे आरटीडीसी है वो भी घाटे में ही है। अब आरटीडीसी घाटे में है तो उसको वो बेच दे या कुछ करे, उसका कोई परिसंपत्ति उसको बेच दे, डिसइन्वेस्टमेंट करे, और डिसइन्वेस्टमेंट करके अगर वो 100 करोड़ रुपए जनरेट करते हैं, 100 करोड़ में कोई चीज बेची जाती है तो 100 करोड़ रुपए राज्य सरकार को, एक तो 100 करोड़ यहां से तो आएंगे ही उसको बेचने से, उतना का उतना पैसा कौन दे देगा? केंद्र सरकार भी देगी। और पर केंद्र सरकार ये पैसा वापस आपको चुकाना है। कब कब चुकाना? पर अभी नहीं चुकाना, 50 साल बाद चुकाना। 50 साल का इंटरेस्ट फ्री लोन, इंटरेस्ट भी इसका जो है वो देने की जरूरत नहीं, कोई ब्याज व्याज भी इसके ऊपर लगेगा नहीं। अगर आप मोनेटाइज करते हो, जैसे ये मोनेटाइजेशन किया है, वैसे अगर मोनेटाइज करते हो तो आपको जितना आप फंड रेज करते हो उसका 33%, 100 करोड़ रेज किया तो उस 100 करोड़ का 33 करोड़ रुपए कौन देगा? केंद्र सरकार देगी। किसको? राज्य सरकार को, वो भी इंटरेस्ट फ्री लोन के रूप में। और वैसा अगर आपने किसी पीएसयू को ये कहा कि नहीं यार हमारी ये पीएसयू तो बहुत अच्छी चल रही है, क्यों बेचे इसको? तो बेचो तो मत, इसको स्टॉक मार्केट के अंदर चले जाओ और स्टॉक मार्केट के अंदर पब्लिक पार्टिसिपेशन, सीधे स्टॉक लिस्टिंग कर दो इसकी और शेयर जो है वो बेच दो। तो शेयर रिटेल इन्वेस्टर्स इसमें इन्वेस्ट करेंगे, स्टॉक्स जो है वो उसके शेयर बढ़ने लग जाएंगे, तो वहां से जो पैसा रेज होगा उसका आपको 50% जो है वो इंटरेस्ट फ्री लोन के रूप में कौन देगा? केंद्र सरकार जो है वो देगी। तो इसका मतलब केंद्र सरकार ने ये सब चीजें जो है वो बताई कि राज्य सरकारों को कि तुम भी ऐसा करो, और तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारे पास में भी पैसे आएंगे, और तुम्हारे पास में जब पैसे आएंगे तो तुम उन पैसों का प्रयोग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छे से कर सकते हो। तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार देखो तो राज्य सरकार का जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में या फिर इन सब चीजों में राज्य सरकारों का जो परफॉर्मेंस है वो ज्यादा अच्छा नहीं है। किसी भी राज्य सरकार हो, चाहे वो बीजेपी शासित हो, चाहे वो कांग्रेस शासित हो, चाहे वो किसी दूसरी पार्टी से शासित हो, राज्य सरकारों के अंदर क्योंकि बहुत लोकल पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा होती है, इस वजह से उनका परफॉर्मेंस उतना ज्यादा जो अच्छा नहीं रहता है। इसलिए हम देखते हैं कि हेल्थ और एजुकेशन के इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो उतने अच्छे नहीं है। और अब सरकार कह रही है कि नहीं आप उसको जो है इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा करो, इस तरीके से पैसे को। और राज्य सरकार के पास इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा क्यों नहीं है? तो उसका एक बड़ा कारण है सरकार के पास पैसे नहीं होते, राज्य सरकारों के पास में पैसे नहीं होते, और केंद्र सरकार ने कहा ऐसा करोगे तो आपके पास पैसे आ जाएंगे। ठीक है, तो ये सब इसके जो है क्या होंगे? कुछ लाभ होंगे, परंतु लाभ के साथ साथ में कुछ इसमें चुनौतियां भी है। ये सब करना जो है वो इतना आसान है नहीं। जितना आप बातें करना आसान है ना, उतना करना आसान है। 6 लाख करोड़ बहुत बड़ी रकम होती है। सरकार कहती है कि भाई हम इतना इतना कर लेंगे, पर ये क्या वाकई में इनके पास में इतने पैसे आ जाएंगे? तो ये इसमें कई सारी चुनौतियां जो है वो है, चैलेंजेस हैं। क्या चैलेंजेस हैं? पहले तो ऐसी परिसंपत्तियों का पहचान करना, ऐसे स्टेडियम ढूंढना जिनकी डिमांड है, ऐसी प्रॉपर्टीज ढूंढना, जैसे मैंने आरटीडीसी वाला एग्जांपल लिया, तो ऐसे होटल्स कि वो बहुत प्राइम लोकेशन पर फिर भी ढंग से चल नहीं रहा है, ऐसी चीजों का पहचान करना, ऐसे स्टेडियम का पहचान करना, ऐसे रेलवे स्टेशन का पहचान करना, ऐसी ट्रेन का पहचान करना, वो सरकार के लिए चुनौती है। कि भाई अब कई बार क्या होता है, सरकार ऐसी चीजों को मोनेटाइज करने की कोशिश करती है जो काम की नहीं है। जैसे मान लो आप अगर किराए पर रहते हो तो ऐसी जगह रहना पसंद करोगे जहां से आपका ऑफिस पास में हो, या आप जहां पर अगर कोचिंग वोचिंग करने जाते हो तो वो पास में हो। अब सरकार कह रही है कि नहीं साहब हम जो है वो देने के लिए तो तैयार हैं, परंतु जयपुर के अंदर आपकी कोचिंग है और आपको नहीं, सरकार कहे कि अब हम भी आपको जो है वो किराए पर मकान दे देंगे पर दूधू में देंगे। तो व्यक्ति जो है वो कहेगा ठीक है फिर तुम्हारे पास ही रखो, मैं तो नहीं लेना। वो तो नहीं लेना तो फिर कहेगी सरकार देखो हमने तो मोनेटाइज करने की कोशिश की थी, वही नहीं। अरे तो भाई जो जिस चीज की डिमांड है उसको मोनेटाइज करने की कोशिश करो, तो उसका अध्ययन करना पड़ेगा आपको। तो परिसंपत्तियां जो है वो उनको पहचान, और फिर उनकी ऐसी परिसंपत्तियां होनी चाहिए जिनमें राजस्व जो है वो आए, रेवेन्यू स्ट्रीम्स उसकी होनी चाहिए। ये पहचान करना जो है वो, क्योंकि जब तक रेवेन्यू स्ट्रीम नहीं होगी तब तक प्राइवेट सेक्टर जो है उसमें हाथ नहीं डालेगा। गैस और पेट्रोलियम नेटवर्क है और उनकी जो उपयोग का जो स्तर है कि भाई अब हम कह रहे हैं कि भाई ये पाइपलाइन है और उसके अंदर आपने अगर रिलायंस वाले भी यूज कर सकते हैं, कोई दूसरी भी यूज कर सकते हैं, पर उनको इतनी जरूरत होती नहीं है।
तो इसलिए पहले से ही उसका एक तो यूसेज बहुत ज्यादा हो रखा होता है, तो इसलिए दूसरे जो है वो इतना उसको यूज करने के अंदर जाते नहीं, तो इसलिए भी। फिर कई बार क्या होता है, प्राइवेट पार्टी और पब्लिक, सरकार और जो भी प्राइवेट कंपनी है, उनके बीच में विवाद हो जाता है। सरकार कहती है कि नहीं, हमने आपको कहा था कि ये रेवेन्यू जो है वो आप हमारे साथ शेयर करो। वो कंपनी जो है कुछ ऐसे तिकड़म बड़ा लगाती है कि वो दिखाती है कि भाई हमारा रेवेन्यू जो है ही नहीं, हमारा तो घाटा ही घाटा हो रहा है, रेवेन्यू हो कहाँ रहा है। सरकार तो कहती है नहीं नहीं, रेवेन्यू हो रहा है, तुम कमाई तो खूब कर रहे हो उससे। तो वो कह रहे हैं नहीं नहीं, कमाई कहाँ है जी साहब, खर्चा ही बहुत ज्यादा है। तो प्राइवेट कंपनी तो यूँ दिखाती रहेगी कि देखो हमारे खर्चे खूब है, खर्चे खूब है, रेवेन्यू नहीं है। और सरकार को ये दिखती नहीं यार, कैसे नहीं है, तुम्हारे तो हर बात का ही रेवेन्यू है। तो सरकार जो है रेवेन्यू का कैलकुलेशन बहुत ज्यादा अलग करती है, प्राइवेट पार्टी रेवेन्यू का कैलकुलेशन अलग करती है। जब दोनों में बंटवारे की बात आती है तो दोनों में लड़ाई हो जाती है, तो उनमें डिस्प्यूट होता है। अब इस डिस्प्यूट को कैसे सुलझाया जाए, तो उसका जो तंत्र है वो तंत्र भारत के अंदर इतना अच्छा नहीं है, तो विवाद समाधान नहीं है। कई जगह आप बिजली के क्षेत्र और उनकी बात कर रहे हो, तो वहां पर तो पहले से रेगुलेटेड टैरिफ है कि भाई जो कितना आप वहां से टैरिफ ले सकते हो उनसे, कंज्यूमर से, वो पहले से रेगुलेटेड है। तो प्राइवेट पार्टी अपनी मर्जी से या अपने डिमांड के हिसाब से जो है चीजों को नहीं कर सकती, तो वो भी एक समस्या के रूप में जो हमको देखने को मिलती है। प्राइवेट, अब ये भी है कि भाई प्राइवेट पार्टी को कह रहे हैं कि, और जैसे कुछ लोग इसको जैसे ये आया तो उसके बाद में कई लोगों ने कहना शुरू कर दिया, देखो साहब देश बेच रहे हैं, ये तो, अरे देश बेच रहे हैं पर देश खरीद कौन रहा है? और वैसे तो ये बेच नहीं रहे, ये तो किराए पे दे रहे हैं। पर होना तो ये चाहिए था कि अगर कोई कुछ संपत्तियां बिके तो बेच भी दो, पर खरीदेगा कौन? इसमें कोई इन्वेस्ट करने के लिए आता ही नहीं है। अपन ये सोचते हैं कि अरे यार ये देखो सरकार ये कर रही है, पर कोई आता नहीं है खरीदने के लिए। ये कहते हैं सब अंबानी अडानी सब खरीदेंगे, अरे अंबानी अडानी कोई नहीं खरीदेगा, उनके पास खुद के काम खूब है करने के लिए। वो इनको इनकी वाली चीजें जो है उनको खरीदने के लिए वो इतने ज्यादा तत्पर है नहीं। हालांकि वो भी ये देखते हैं कि भाई अपने प्रॉफिट कहां से हो सकता है, अपना उसको ले, और ये सामान्य है। आप भी अगर बिजनेसमैन हो तो आप वही देखोगे कि भाई यार मेरा प्रॉफिट होना चाहिए तो मैं इसमें हाथ डालूं, वरना मैं क्यों हाथ डालूं। तो सरकार जो चीजें देती है वो इतनी ज्यादा अच्छी जो है वो नहीं होती। जैसे यहाँ पर ये एग्जांपल लिया कि 4 लेन हाईवेज जो यहाँ पर है, वहां तो कोई भी टोल वोल लगाने के लिए तैयार हो जाएगा कि हाँ इसको तो हम ऑपरेट कर लेंगे। पर जो 4 लेन से कम के हाईवे हैं, जो 2 लेन का ही है, उसको फिर कोई मेंटेन करने के लिए जो है वो अच्छी कंपनी उसके अंदर आती नहीं है। तो ये भी हाईवे सेक्टर के साथ में जो है वो समस्या रहती है कि 4 लेन के लिए तो ये होड़ लगी रहती है, वहां तो सारी कंपनी आती रहती है, जहां आप जैसे जाओगे 2 लेन पे तो वहां दिक्कत है। और फिर ये बात कि निजी क्षेत्र को आकर्षित करना जो है वो इतना आसान भी नहीं है। आपको उनके साथ में कई चीजें उनको इंश्योर करनी पड़ेगी, तब जाके प्राइवेट सेक्टर जो है वो सरकार के साथ काम करने के लिए तैयार होगा, वरना प्राइवेट सेक्टर सरकार के साथ में काम करने के लिए तैयार नहीं होता। तो इस तरीके से इसमें बहुत सारी चुनौतियां। फिर ये सब काम कर रहे हो तो इसमें ऑब्वियसली भ्रष्टाचार वगैरह के आरोप जो है वो लगते ही रहते हैं, और इसलिए इस बात की बहुत ज्यादा जरूरी है कि इसके अंदर जो है वो प्रॉपर ट्रांसपेरेंसी अपनाई जाए कि ये जो भी आप चीजें किराए पर दे रहे हो, भाड़े पे दे रहे हो, इनको मोनेटाइज कर रहे हो, तो उसमें प्रॉपर ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, ताकि इसमें करप्शन के चार्जेस या करप्शन जैसी चीजें जो है वो ना हो। अब उसको सरकार को इंश्योर करना पड़ेगा, क्योंकि अगर करप्शन है गवर्नमेंट के लेवल पर या किसी भी लेवल पर, तो कोई भी बाहर का व्यक्ति या कोई भी सीधा साधा व्यक्ति जो है या सीधी साधी अच्छी कंपनी जो है वो फिर उसमें इन्वॉल्व होने की कोशिश नहीं करती, क्योंकि उसको लगेगा कि अरे यार ये सरकार का एक तो काम लो, और सरकार का काम लो तो फिर इतने सारे अधिकारी होते हैं और इतने ये मंत्री हैं, ये सब अधिकारी हैं, ये सब पैसे मांगते हैं। तो पैसे मांगते हैं तो हमारे इसमें फायदा तो कुछ होता नहीं है, इतना सब इनको पैसा दो और फिर बाद में एक्सपोज भी हो जाता है, एक्सपोज हो जाता है तो दोनों ही फंस जाते हैं। तो क्यों ऐसी चीजों के अंदर जो है हाथ डाला जाए? और फिर कुछ ऐसे होंगे जो कि हाथ डालेंगे भी, और अगर करप्शन से उन्होंने काम किया है और करप्शन से अगर उन्होंने कोई चीजें ली है तो फिर वो उसको अच्छे से मैनेज नहीं कर पाएंगे, और उसको जितनी एफिशिएंट तरीके से मैनेजमेंट होता है वो नहीं हो पाएगा, लोगों को जो फायदा होता है वो फायदा नहीं हो पाएगा। तो खैर ये सब चुनौतियां हैं, और इन चुनौतियों को अगर पूरा नहीं किया गया तो फिर ये नेशनल मॉनेटाइजेशन पाइपलाइन जितना अच्छी चीज है उतना फायदा जो है उसमें नहीं होगा। तो सरकार को इन सब चीजों का कुछ ध्यान रखना चाहिए और इसको इंश्योर करना चाहिए कि ट्रांसपेरेंट तरीके से, एफिशिएंट तरीके से जो है उसका इस प्रोसेस को पूरा किया जाए। ठीक है, तो ये था नेशनल मॉनेटाइजेशन पाइपलाइन, जो कि हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा जो है लॉन्च किया गया। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।